बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रवीण कुमार केसरी, लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, अपनी अनोखी हाथ से व्यंग्य रचना ऑनलाइन की चमक, ऑफलाइन की सिसक लेकर हाजिर हैं। ये व्यंग्य कोई साधारण चुटकुला नहीं है, बल्कि हकीकत पर किया गया ऐसा चोटदार प्रहार है जो हंसी के बीच सोचने पर मजबूर करता है। पढ़ते पढ़ते कभी पेट पकड़कर हंसेंगे तो कभी माथा पकड़कर सोचेंगे कि सचमुच हालात ऐसे ही हैं। ये व्यंग्य सोच का आईना है जो हमारी आदतों को बेपर्दा करता है। लेकिन डरिए नहीं, आईना देखने से चेहरा खराब नहीं होता, बल्कि सजने संवरने का मौका मिलता है। यही वजह है कि इस रचना में गुदगुदी भी है और चुभन भी। फर्क बस इतना है कि यहाँ चुभन भी हंसी में बदल जाती है। तो आइए व्यंग्य को व्यंग्य की निगाह से पढ़िए, हंसिए, सोचिए और थोड़ा बहुत बदलने की ठान लीजिए। हमने समय के साथ हर युग का बाहे फैलाकर स्वागत किया है, कभी रेडियो पर कान लगाकर, कभी टीवी पर आंखें कर और अब मोबाइल पर गर्दन झुकाकर। बस फर्क इतना आया है कि पहले मनोरंजन से संस्कृति बनती थी और अब मनोरंजन से सिर्फ नेट स्पीड घटती है। समय परिवर्तनशील है और हम उसके परम भक्त और भी ज्यादा। हम उस पीढ़ी के गौरवानी सदस्य हैं जिसने बचपन में रेडियो पर हवा महल सुनते सुनते इतना जोश भर लिया कि रेडियो को ही बगल में दबाकर सीधा बगीचे तक धावा बोल दिया। वहां पहुंचते हमारी बाल मंडली ऐसे इकट्ठा हुई जैसे किसी गुप्त मिशन पर बुलाया गया हो। फिर क्या था, बगीचा हमारा रंगमंच था और हम सब उसके स्वघोषित कलाकार। उसी हवा महल का लाइव नाट्य रूपांतरण तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया। कोई राजा बना, कोई रानी और बाकी की सेना पत्तों की तलवारें भांजती हुई ऐसे युद्ध कर रही थी मानो सल्तनत दांव पर लगी हो। हमारे रंगमंची उत्साह पर वज्रपात करने के लिए पिताजी प्रकट हुए, हाथ में उनका पसंदीदा शस्त्र डंडा और चेहरे पर आज तो इस रेडियो का अंतिम दिन है वाला डरावना भाव। उनकी डायलॉग बाजी शुरू हुई, रेडियो खेलने की चीज है क्या, खराब हो गया तो मार के पैर तोड़ दूंगा। उनकी इस घोषणा ने हमारे नाटक के क्लाइमेक्स को एक ट्रेजिक मोड़ दे दिया। रेडियो और मुझे दोनों को ऐसे घसीट के घर ले जाया जाने लगा जैसे हम युद्ध के बंदी हों। अभी कहानी में एक और किरदार का प्रवेश बाकी था। रास्ते में मास्टर साहब मिल गए। उन्होंने अपना चश्मा पूछा, हमारी ओर घूरा और पिताजी को ज्ञान दिया। देखिए जी, बच्चे ऐसे नाटक करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। यही हाल रहा तो एक दिन रेडियो ही नहीं, पूरा दिमाग भी बेसुरा हो जाएगा। अब तक की कहानी में खलनायकों का पल्ला भारी था, तभी मां का ममता कवच सक्रिय हुआ। वो तुरंत बचाव में उतरी। अरे मास्टर जी, बच्चे हैं तो शरारत करेंगे ही ना, पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी भर करनी है, बचपन कहाँ रोज रोज आता है। मां के इस तर्क ने हमें थोड़ी राहत पहुंचाई, लेकिन असली ब्रह्मास्त्र तो दादी ने चलाया। उन्होंने हमारी शरारत पर शाही मुहर लगाते हुए कहा, मेरा पोता शरारती अच्छा है। सीधे साधे बच्चे तो बड़े होकर बस दूसरों की कॉपी चेक करने में लग जाते हैं। शरारती होंगे तभी तो एक बार में नाम छपेगा। दादी के इस फरमान के बाद केस लगभग खारिज हो गया। आखिर में रेडियो भी बच गया, पिटाई भी हल्की फुल्की लगी, मगर हमारे हवा महल का वो नाटक ऐसा सुपरहिट हुआ कि पूरा मोहल्ला दर्शक बन गया और हम रातों रात स्टार कलाकार। सचमुच बचपन भी क्या गजब की व्यवस्था थी। जहां डर पिताजी का था, तर्क मास्टर जी का, बचाव मां का और शरारत करने का लाइसेंस सीधा दादी के दफ्तर से जारी होता था। हमने बचपन में सपने देखे और ठीक उसी उत्सुकता से रेडियो का उपयोग किया जैसे आज के बच्चे मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते हैं। फर्क बस इतना था कि हमारा जमाना 1 to many का था और आज का many to many का है। पहला दौर में रेडियो का एक छत राज था। वो भी क्या दिन थे जब रेडियो पर आवाज एक थी और कान अनेक। पूरा मोहल्ला ऐसे कान चिपकाकर सुनता था मानो कोई गुप्त खजाने का नक्शा बताया जा रहा हो। आवाज का प्रभाव इतना गहरा था कि अगर आकाशवाणी का उद्घोषक गलती से छींक भी दे तो वो हमें राष्ट्रीय समाचार का हिस्सा लगता था। लगता था कि इस छींक के पीछे जरूर कोई गहरा कूटनीतिक संदेश छिपा है। दूसरा दौर में टेलीविजन का सामाजिक जमावड़ा हुआ और फिर टीवी आया। मनोरंजन कुछ गिने चुने घरों की चार दीवारी में गूंजने लगा। तब का सामाजिक प्रोटोकॉल भी अद्भुत था। किसी पड़ोसी के घर जाकर हम लोग या रामायण देखना किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जाने से भी बड़ा सामाजिक अवसर माना जाता था। भावनाएं भी वाईफाई की तरह कनेक्टेड थीं। जो किरदार टीवी के पर्दे पर रोता, उसी के अनुपात में पड़ोसी की बुआ जी भी अपने आंसू बहाकर धारावाहिक को भावनात्मक समर्थन देती थी। और अब दौर मोबाइल के महालोकतंत्र का है। मोबाइल का युग आते तो जैसे असली लोकतंत्र साकार हो गया है। आवाज किसी एक उद्घोषक या किरदार की नहीं, बल्कि हर घर हर कोने से आ रही है। और इस लोकतंत्र की सबसे मुखर प्रतिनिधि हैं हमारी डिजिटल बहुएं। कोई रील्स में सास बहू वाले डायलॉग पर लिपसिंग कर रही है, कोई स्टेटस पर अपनी बेसुरी आवाज में राष्ट्रगान जैसा दर्द भरा गाना गा रही है, कोई वीडियो कॉल पर अपनी सास को दुनिया जीतने का नुस्खे समझा रही है और कोई तो कमेंट सेक्शन में पूरी रामायण सुनाकर ज्ञान की गंगा बहा रही है। आज आलम यह है कि घर की असली बहू तो बेचारी चुपचाप काम में लगी रहती है और मोबाइल स्क्रीन की नकली बहुएं बोल बोलकर हमारा जीना हराम किए हुए हैं। संक्षेप में कहें तो तकनीकी प्रगति कुछ यूं हुई, रेडियो पर आवाज कम थी लेकिन असर बहुत बड़ा था। टीवी पर आवाज थोड़ी ज्यादा हुई पर पूरा मोहल्ला मिलकर सुनता था। और अब मोबाइल पर तो आवाज इतनी हो गई है कि घर घर का वाईफाई राउटर भी हाथ जोड़कर कहता है, बस करो देवियों, अब थोड़ा आराम कर लो, मेरा डाटा भी इंसान है, कोई 24 घंटे चलने वाला भंडारा नहीं है। हर युग की तकनीक अपने साथ सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि काम करने का एक नया सलीका लेकर आई है। आइए इस शानदार क्रम विकास पर एक नजर डालते हैं। पहला अध्याय, कर्मयोगी युग, जब रेडियो सहकर्मी था। रेडियो का जमाना सचमुच निराला था। यह पहला और शायद आखिरी यंत्र था जिसे इंसान ने सम्मान दिया। लोग उसे जेब में नहीं ठूसते थे, बल्कि किसी वीर योद्धा की तरह सम्मान के तमगे की माफिक अपनी गर्दन में लटकाते थे। ये मनोरंजन का उपकरण कम, काम कराने वाला सहकर्मी ज्यादा था। चाहे खेत जोतना हो, लकड़ी काटना हो, बर्तन मांजना हो या बाल्टी भर पानी खींचना हो, रेडियो साथ साथ गाता रहता और काम भी गिना होके चलता रहता था। ये ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर था जो न सलाह देता न पैसे लेता, बस आपका काम होने देता था। रेडियो के जमाने में काम जारी रहता था। दूसरा अध्याय, कर्म विराम युग, जब टीवी जज बन गया। फिर टीवी आया और गली गली में एंटेना ऐसे खड़े हो गए जिसे लोकतंत्र में चुनाव के समय नेता उगाते हैं। टीवी ने हमें सिखाया कि अच्छे लोग हमेशा धोती पहनते हैं और बुरे लोग हमेशा अपनी भवें चढ़ाए रहते हैं।
अब गर्दन में तमगा लटकाने का झंझट खत्म, क्योंकि लोग खुद टीवी के सामने किसी भक्त की तरह लटक गए। काम का हाल ये हुआ कि सब उसे जल्दी जल्दी निपटाकर टीवी के सामने ऐसा अनुशासित होकर बैठते जैसे कोर्ट में जज के सामने गवाही देने आए हों। एक बार टीवी चालू हो गया तो घर के सारे जरूरी काम और निर्णय रामायण या चित्रहार के ब्रेक में ही लिए जाते थे। टीवी के जमाने में काम मनोरंजन के लिए रुका रहता था। तीसरा अध्याय, कर्म शून्य युग, जब मोबाइल मालिक बन गया। जहां हर घर में 5 सदस्य हैं तो 7 मोबाइल हैं। इसने तो हालात और बिगाड़ दिए। न इसे गर्दन से लटकाना है, न इसके सामने बैठना है, ये तो खुद इंसान की गर्दन झुका देता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी और काम करने की इच्छा दोनों का जानी दुश्मन है। रेडियो के जमाने में काम जारी रहता था, टीवी के जमाने में काम रुका रहता था, और मोबाइल के जमाने में अरे साहब यहां तो काम शुरू ही नहीं हो पाता। लोग सुबह उठते हैं तो पहले दूध नहीं उबालते बल्कि अपने मोबाइल पर रात भर के नोटिफिकेशन उबालते हैं। बिस्तर छोड़ने से पहले ही दिमाग इतना थक जाता है मानो दिन भर की मेहनत कर ली हो। सच पूछिए तो पहले तकनीक हमारी सहायक थी, अब हम तकनीक के सहायक हैं। आज के बच्चे मोबाइल से बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, ये सवाल ठीक वैसा ही है जैसे कोई चाय में अदरक कूट कर डाल दे फिर पूछे कि इससे स्वाद बढ़ रहा है या जीभ जल रही है। निस्संदेह ज्ञान के संसाधन खूब विकसित हुए हैं, मोबाइल, इंटरनेट और अब तो आई भी। ये सब विज्ञान की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। एआई तो अब वही कर दिखा रहा है जो रामायण महाभारत के पात्र अपनी दिव्य शक्तियों से करते थे। फर्क बस इतना है कि हनुमान जी अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण लंका देखाते थे और आज का एआई संपूर्ण इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लाता है। लेकिन जनाब, ये विकास कृत्रिम है। इसने आज के युवाओं को जमीन से आसमान की ऊंचाई तो दे दी है, सपनों के पंख भी फैला दिए हैं, मगर अफसोस उनके नीचे का रनवे ही गायब कर दिया है। उड़ तो सब रहे हैं पर उतरना कहां, ये किसी को नहीं मालूम। इस नए युग के कुछ लक्षण देखिए। अब बच्चा भूखा है या क्लास का टॉपर, ये पता लगाने के लिए माँ उसकी स्कूल डायरी नहीं बल्कि उसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करती है। जो ज्ञान स्कूल की कॉपी में नहीं मिलता वो अब गूगल पर पहले मिल जाता है। और ये जो सब कुछ सुलभ हो गया है, यही असली संकट है। अब बच्चा वही सीख रहा है जो सर्च रिजल्ट के पहले 5 लिंक में दिखता है। ज्ञान का आधार गुरु नहीं बल्कि मोबाइल के सुघोषित एक्सपर्ट, यूट्यूबर, ब्लॉगर और कॉपी पेस्ट आचार्य तय कर रहे हैं। पहले बच्चे गुरुकुल में पेड़ के नीचे बैठकर गुरु मंत्र ग्रहण करते थे, अब वही बच्चे मोबाइल पर गर्दन झुकाकर गूगल मंत्र ढूंढते हैं। इसका पतन परिणाम यह है कि अब परीक्षा के लिए लिखा गया निबंध भी उन्हीं पहले 5 लिंक का स्वादिष्ट मिक्सचर होता है। छठे लिंक पर जाना तो जैसे धर्म के खिलाफ हो गया है। मजा तो तब आता है जब एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा 5 लिंक से बाहर भी कोई दुनिया होती है? पापा गुस्से में जवाब देते हैं, पगला गए हो क्या बेटा, 5 लिंक से बाहर तो बेचारा इंटरनेट खुद नहीं जाता। सच कहिए तो मोबाइल ने हमें एक नया लोकतंत्र दिया है, जहां मतदाता स्क्रॉल करता है, उम्मीदवार लोडिंग में रहता है और नतीजा हमेशा वही आता है जो पहले 5 लिंक तय कर देते हैं। शिक्षा और मोबाइल ने बच्चों को गांव खेत से इतनी दूरी पर पहुंचा दिया है कि वहां लौटना उतना ही कठिन लगता है जितना नेटफ्लिक्स छोड़कर किसान चैनल देखना। अब शिक्षा पर लुटाए गए तन मन धन का हिसाब मांगे तो सामने आता है स्टार्टअप लोन। स्टार्टअप खोलो फिर उसी में धंस जाओ। बैंक का कर्ज ऐसा चिपकता है जैसे शादी में आए नाचने वाला रिश्तेदार जाता ही नहीं। कई बार लगता है कि यही हमारी जीवन भर की स्टार्टअप आइडिया थी। और तो और स्टार्टअप में प्रोडक्ट बिगन अभी के बिजनेस मॉडल की पिच जरूर बिक जाती है। गाँव वाले पूछते हैं, बेटा नौकरी मिली? तो शहर का लड़का अकड़ कर कहता है, अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सच यह है कि पायलट तो है पर हवाई जहाज ही नहीं। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार तो हैं लेकिन नौकरी देने वाली कंपनी खुद काम की तलाश में है। युवा पीढ़ी को भी समझना होगा कि मोबाइल सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज भेजने के लिए नहीं बल्कि खेत की नमी और पसीने की महक तक लौटने का नक्शा भी दिखा सकता है। वरना एक दिन यही मोबाइल बताएगा, कैरियर एरर नॉट फाउंड। तो आओ फिर लौट चलने खेत की मेड़ों पर, गांव के चौपाल पर और उस असली स्टार्टअप की ओर जहां बीज बोना ही पहला इनोवेशन है और फसल काटना सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।